कोरोना से पहले और कोरोना के बाद में यूजर का क्या बिहेवियर चेंज आया है? अब वो टू द पॉइंट हो रहा है। अगर उसके मतलब की बात आप कर रहे हो तो वो देखेगा, नहीं तो वो स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाएगा। किस ब्रांड्स की कार्स आपको ज्यादा पसंद आती है, टेक्नोलॉजी वाइज, स्टाइलिंग वाइज? कार 5 लाख की भी बिकती है बिल्कुल। और 50 लाख की भी। जिसकी 50 लाख की गाड़ी है उसका 5 लाख वाले कस्टमर से कंपेयर करना गलत है। आज की डेट में एक बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है E20 से रिलेटेड, तो आप क्या कहना चाहेंगे? E20 इज गुड फॉर द व्हीकल्स और नॉट? E20 कंफर्टेबल कार्स के साथ सिर्फ एक ही नुकसान है, वो ये कि एवरेज घट रहा है। बहुत सारी कार्स इंडिया में आके फेल हो जाती हैं, बहुत सारे ब्रांड्स फेल हुए हैं। उसका क्या रीजन रहता है? वो इंडियन मार्केट को समझ नहीं पाए। इंडिया में 2 तरह से अपनी कारें बेचते हैं, ठीक है, एक इंपोर्ट करके हाँ जी, और एक यहाँ लोकल असेंबल करके। ठीक है। दोनों के बीच के टैक्स का डिफरेंस ह्यूज है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर्स नो लिमिट। और आज के जो हमारे साथ में गेस्ट आए हुए हैं वो कार रिव्यू इंडस्ट्री के रिनॉन्ड पर्सनैलिटी हैं। 9 साल से कार रिव्यू इंडस्ट्री में वो एक पायनियर की तरह हैं। सारी कार कंपनीज़ उनके थ्रू कार रिव्यूज़ करवाने के लिए लाइन अप करती है। तो जब मैंने उनसे बोला कि आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मेरे पॉडकास्ट पे आना है, तो उन्होंने बहुत देर लगा के 2 सेकंड में ही हाँ बोल दी। सो आई थैंक हिम फॉर दैट, क्योंकि हम जैसे जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं कंटेंट जर्नी अपनी, उनके साथ में इन्होंने कोलैबोरेट किया है और अपनी जर्नी, अपना एक्सपीरियंस, उन्होंने कैसे अपने फॉलोअर्स बढ़वाए और कंटेंट कैसे डेवलप करते हैं कि जर्नी आज वो शेयर करने वाले हैं। और हम बहुत सारे ऐसे सवाल पूछने वाले हैं उनसे जो वो नॉर्मली कैमरे के आगे नहीं बोलते हैं। सो वी वेलकम मिस्टर अमित खरे। वेलकम सर। थैंक यू याद करने के लिए। Thanks for coming on the podcast, sir, and it's a great gesture from your side. तो कहाँ से शुरू करें सर? जब आपके साथ में आइस ब्रेकिंग मीटिंग कर रहे थे हम लोग, तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई थी, बट कुछ आपके बारे में और रिसर्च करने गए तो उन्होंने कहा यार कार जर्नी जो है ना, वो ऑलरेडी बहुत सारे लोग जानते हैं इनके बारे में, तो कुछ ऐसी चीज़ें इनसे पूछो जो कार से हटके भी हो। तो सर आपके ना मैंने स्टार्टिंग से अभी तक के बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कि आप तब से आज तक वैसे के वैसे ही दिखते हो, ठीक है? तो वो कैसे मेंटेन करते हो? देयर हैज़ बीन नो चेंज इन योर हेल्थ, वो कैसे रहता है? कुछ नहीं, बस यही है कि अपना काम करते रहता हूँ, ज़्यादा फोकस नहीं करता इस बारे में कि कैसे आपके अपने आप को मेंटेन करें, कैसे फिट रहें। हाँ, ये ज़रूर कोशिश करता हूँ कि हेल्दी फूड खाऊं और टाइमली खाऊं, ठीक है, ताकि एज का असर कम दिखे थोड़ा सा। ओके। तो आपकी जर्नी कौन सी एज में शुरू हुई थी सर? अगर यूट्यूब जर्नी की बात करें YouTube की? तो मैं 45 के आसपास था, तब मैंने यूट्यूब चालू किया है। ओके। सो वो एज में नॉर्मली जो कंटेंट जनरेटर्स हैं ना, वो सेटल डाउन करने की प्लानिंग करते हैं। आपने उस दिन वहाँ पे शुरुआत की है 45 पे, तो ये स्पार्क कैसे हुआ? और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है सर, जो मेरे घर में भी पूछा जाता है, क्योंकि जो वाइफ्स होती हैं ना, उनको ये चीज़ नहीं समझ में आती और कार से रिलेटेड में थोड़ा सा कम रहता है उनका इंटरेस्ट। तो अब तो फिर भी बहुत कंटेंट एब्जॉर्ब किया जाता है। जब आपने शुरू किया तब नहीं था ये सब, कार रिव्यूज़ का भी बहुत ज़्यादा नहीं था, कुछ ब्रांडेड चलते थे। तो आपने जब शुरू किया तो घर में वाइफ ने क्या किया, कहा, और पेरेंट्स ने क्या बोला था कि कहाँ जा रहा है, क्यों कर रहा है? देखिए, जिस दौर में मैंने चालू किया हाँ है जी। 2016, और अपने दोस्तों के प्रेशर देने पे चालू किया था। उन सबको पता था कि मुझे ऑटोमोबाइल की बहुत अच्छी नॉलेज है, मैं बाई एजुकेशन भी इंजीनियर हूँ, तो ये सब चीज़ों से वो इम्प्रेस थे, क्योंकि उन्हें पता था। लेकिन वो ये सोच रहे थे कि आप इस फील्ड में क्यों नहीं हो, जो कि आपका पैशन है। अगर आप इस फील्ड में होंगे तो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। और बहुत प्रेशर देने पे मैंने किसी तरह चालू करना शुरू किया। जब चालू करना शुरू किया तो फैमिली में वाइफ एक ऐसी थी जिन्हें पता था कि मेरा ऑटोमोबाइल पैशन है। अच्छा। तो उनके लिए ये कोई ताजुब की बात नहीं थी, उन्हें पता था कभी ना कभी तो ये जाएगा इस साइड निकलेगा में। बाहर सही से। तो वो उसके लिए तैयार थी। मदर फादर को इतना दिक्कत नहीं थी, क्योंकि अच्छा। उन्हें शुरुआत से ही मेरे ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस था। उन्हें पता था ये जो भी वो काम करेगा ना, वो पीक के पास पहुंचा के ही रहेगा। अच्छा। तो उन्हें कभी भी किसी भी चीज़ पे डाउट नहीं था। मैंने जितने भी अपने लाइफ में बिजनेस ट्राई किए या किए, वो सब अच्छे गए और उनको उस पर भी कभी डाउट नहीं था। ओके। तो आप क्या अभी पीक पे पहुंचे हुए हैं या अभी पहुंचना रहता है?
पीक की तो कोई लिमिट है नहीं, ये तो सच Exactly. बात है, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हाँ, मैं समझता हूँ कि मैं एक ऐसी जगह हूँ जहाँ पर पहुँचकर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। अगर आप में नहीं है तो आप अपने किए की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप में बहुत ज़्यादा भूख है और ज़्यादा तेज़ी से आगे जाने की, तो आपको अपने रास्ते में बदलाव लाने पड़ेंगे। अच्छा, वो बदलाव के लिए मैं तैयार शायद उतना नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं ऑटोमोबाइल कर रहा हूँ तो ऑटोमोबाइल का भी एक बॉटल नेक है, मैं वहाँ पर पहुँच चुका हूँ। अब तो Okay. मुझे अगर अपना कंटेंट और लोगों तक पहुँचाना है तो ऑटोमोबाइल छोड़ना पड़ेगा, कुछ और टॉपिक को आपको कवर करने पड़ेंगे। Okay. तब आप उस ग्रोथ को और बढ़ा सकते हैं। आइदर आप बॉटल नेक पर पहुँच चुके हैं, ये सच बात है। सो आपने जो भी ये बॉटलनेक्स बोला और एक ग्रोथ का ना जर्नी है जिसमें आपको इवॉल्व करना पड़ता है। सो एग्जैक्टली यही आज का मेरे का डिस्कशन है जो मैंने आपसे निकलवाना है कि एक स्टार्ट किया था आपने तो उस टाइम पे एक पीक आता है, क्योंकि उस टाइम पे कंपटीशन भी इतना नहीं होता है और आप जिस तरह से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से तो आप टेक्निकल बात कर रहे हैं, तो उस तरह की कंपटीशन और कम कर देता है आपके कंपैरिजन में, क्योंकि वो कॉस्मेटिक साइड से बोलते हैं, आप इंजीनियरिंग साइड से बोल रहे हैं। बट ऐसे आज तक की स्टेज में आपके कब कब वो बॉटलनेक्स आए और आपने क्या चेंज किया अपनी जर्नी में, अगर आप वो थोड़ा सा शेयर कर सकें। जब मैंने शुरू किया उस समय बड़ा चैलेंज मेरे लिए नहीं था, ऑडियंस के लिए था। ओके, क्योंकि इंटरनेट कॉमन नहीं था, ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव होता था। अगर किसी व्यक्ति को वीडियो देखना है तो उसे स्पेशल पैक डाउनलोड करना पड़ता था डेटा बिल्कुल का, बिल्कुल, जो कि 100 रुपए से स्टार्ट होता था। तो लोगों को लगता था हम वीडियो देख रहे हैं, अगर ये वर्थ ही नहीं निकला तो मेरे ये पैसे वेस्ट चले जाएंगे। आज की तरह से इंटरनेट उतना फ्री नहीं था। तो उस समय आपको कंटेंट को बिल्कुल जेन्युइन पिन पॉइंट रखना पड़ता था और हर कोई कंटेंट व्यू करना अफोर्ड नहीं कर सकता था। बिल्कुल, तो उस समय के दौर में मेरे लिए आसान था कर पाना, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको सिर्फ उन्हीं लोगों को बताना है जो उसे देखने के लिए पहले से तैयार है। ठीक तो है, आपका डिमांड एंड सप्लाई का मैटर बिल्कुल मेंटेन है। बस प्रॉब्लम कहाँ है, उस दौर में जितना भी ऑटोमोबाइल रिलेटेड कंटेंट था वो सब इंग्लिश लैंग्वेज में था। ओह, क्यों? सारे के सारे जो भी मीडिया चलाने वाले लोग थे वो इंग्लिश में थे, Editors जो ब्रांड्स थे वो इंग्लिश में थे, और उनका भी यही था कि कार खरीदने वाला व्यक्ति अंग्रेजी तो बोलता ही होगा। वो तो इंडिया की इकोनॉमी इस तरह से उठी कि अब तो कार वो भी खरीदते हैं जिन्होंने अंग्रेजी का ABCD नहीं सीखी। बिल्कुल, तो ये दौर बदला और मेरी एंट्री शायद उसी दौर में हुई थी जब ये बदल रहा था। अच्छा, तो बदलने के दौर का फायदा मिला। हिंदी कंटेंट की डिमांड थी, लोग डिलीवर नहीं कर रहे थे, वो हिंदी को थोड़ा सब स्टैंडर्ड मानते थे, और वहां से मुझे एक्चुअली बूस्ट मिला। अगला बॉटलनेक तब आया जब कोविड आया। ओके, हाँ, तब उस कैसे समय, किया? हाँ, उस समय बड़ा चैलेंज था। ओके, हम गाड़ियां शूट नहीं कर सकते थे, बिल्कुल। क्यों? बाहर निकलना मना था। अगर हमारे पास एज ए जर्नलिस्ट बेनिफिट था कि आप कर्फ्यू में भी जा सकते हैं बाहर, आपके पास है, लेकिन कारें भी तो होनी चाहिए। ना कोई लॉन्च हो रहा कोई है, लॉन्च हो रहा है, ना कोई चला रहा है। ना कोई चला रहा है। ऐसे हालात में हमारे लिए प्रॉब्लम हुई। उस समय क्या था कि यूट्यूब, जो कि मेन हमारा सेटअप था, जो कंटेंट हमारा डिलीवर कर रहा था व्यूअर्स तक, वहां पर भी चेंज आ गए। वहां अब लोगों ने फूड रिलेटेड आइटम्स देखना शुरू कर दिया, इंटरटेनमेंट देखना शुरू कर बिल्कुल। दिया, धार्मिक भावनाओं पे चले गए, मनी मैटर्स को संभालने में लग गए क्योंकि उन्हें बुरा दौर दिख रहा था। तो ऑडियंस का भी शिफ्ट हो गया। वो दौर हमारे लिए दूसरा एक सेटबैक था। ठीक है, उसके बाद जब वापस ग्लोबल मार्केट खुला, सब खुला, तो हम भी बाहर निकले और लोगों ने फिर वापस से इन चीज़ों को समझना शुरू किया और हमारे लिए आगे की जर्नी उसके बाद शुरू हुई। सो कोरोना से पहले, कोरोना में एक पॉज आया, और कोरोना के बाद में जो पेंडेमिक था, यूज़र का क्या बिहेवियर चेंज आया है कंटेंट को एब्जॉर्ब करने के लिए? अब वो टू द पॉइंट हो रहा है। अच्छा, अगर उसके मतलब की बात आप कर रहे हो तो वो देखेगा, नहीं तो वो उसी दूसरे समय पे चला जाएगा। स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाएगा। और स्क्रॉल करने का मेरा मतलब है कि शॉर्ट कंटेंट की डिमांड बढ़ गई, बढ़ गई। ठीक है, फेयर इनफ। तो अब जो कंटेंट जनरेशन की एक जो जर्नी होती है जिसमें व्हीकल आपके पास में पहुंचे, उसके फीचर्स निकालना और उसको शूट करना एंड एडिट, तो आप किस किस जर्नी में पार्टिसिपेट करते हैं? कि यार शूट किया, 3 गाड़ियाँ करी, एडिटर कर रहा है, बिकॉज दे गॉट सो मच ट्रेंड
कि आप उनको पता है कि आपसे क्या निकलवाना है और आपका क्या कंटेंट दिखाना है, या आप इन्वॉल्व होते हैं एडिटिंग टेबल पे भी? मैं एडिटिंग टेबल पर इन्वॉल्व होता रहा हूँ, ये बात ठीक सही है। थी, क्योंकि उस समय तक मेरे स्टाफ या तो नए थे, उनको पता नहीं था कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उनसे कि वो कैसे उसको डिलीवर करें। लेकिन फिर उसके बाद स्टाफ को समझ आ गया, और मेरे स्टाफ जितने भी मेरे साथ रहे हैं वो मैक्सिमम मुझे छोड़कर नहीं जाते, लंबे समय तक मेरे साथ रहते हैं। तो वो इतना मैच्योर हो चुके होते हैं मेरे एक एक हैबिट से, हैबिचुअल हैं वो, उनको पता है सर ने ये कहा होगा, अब इसके बाद यहाँ पे कट लगाना ही है मुझे, और यहाँ से आगे ये वाला पॉइंट जोड़ना है मुझे, उनको सब पहले से ही समझ में आ चुका है। तो अब उनको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। मुझे भी क्या होता है, जब फाइनल स्टेज आ जाता है वीडियो का, तो वो मुझे एक टेम्परेरी फाइल देते हैं कि आप सर देख लीजिए, इसमें कुछ आपको लग रहा है अभी भी तो बता दीजिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने 80% मुझे कोई कट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब वो अपने हिसाब से बेहतर काम करने लगे हैं। कैमरे के सामने नॉर्मली जो होता है वो कैमरे के पीछे डिफरेंट होता है। आपको गुस्सा कब कब आता है और टीम पे कब कब आता है, वो बताइए। टीम पर गुस्सा मुझे क्योंकि मुझे 2023 में लास्ट टाइम कहानियां पता चली हैं, आपको गुस्सा आता है सर। हाँ, गुस्सा आता है। 2023 में मुझे लास्ट टाइम गुस्सा आया था, और गुस्सा इसलिए आया था क्योंकि मैं 3 साल बाद ऑटो एक्सपो हो रहा था। अच्छा। और 3 साल का वक्त बहुत होता है। बिल्कुल। और एक ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट के लिए ऑटो एक्सपो, उसका मक्का, मदीना, हज और दिवाली सब कुछ वही बिल्कुल है। बिल्कुल। और 3 साल बाद आ रही है, तो वो उसके लिए प्रिपरेशन करके बैठा है कि ये होगा और हम ये गाड़ियां कवर करेंगे, बिल्कुल टाइम पे ये करेंगे, बिल्कुल अपने आप को उसने फिट बनाना शुरू कर दिया। उस समय स्टाफ इस बात के लिए तैयार नहीं था जितना मैं तैयार था। ठीक है। उन्होंने उसको थोड़ा सा नॉर्मल डे की तरह लिया, और जब वो लेट हुए तो मुझे गुस्सा आया। और फिर लेकिन उनको समझ में आ गया, गुस्सा आने का रीजन ये था कि सर इतने समय से हमें पहले से ही बना रहे थे, तैयार कर रहे थे कि नहीं ऑटो एक्सपो आ रहा है, तुम्हें बीमार नहीं होना, तुम्हें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, तुम्हें छुट्टियां नहीं लेनी है, किसी की शादी पड़ेगी मना कर दोगे पहले से ही। जब इतना कह रहे थे तो इसका मतलब ये था कि उनको बहुत सीरियस थे इस मामले में, ये उनको समझ में आ गया। और मुझे याद नहीं आ रहा 2003 के बाद मैंने किसी स्टाफ को 2023 अच्छा। उसके बाद किसी स्टाफ को डांटा। चलो वो आपकी टीम से हम वेरीफाई जरूर करेंगे। तो कमिंग टू योर कार जर्नी सर, विच वॉज द फर्स्ट कार, विच वॉज द फर्स्ट ब्रांड दैट एंडोर्स्ड विद यू, कि उसने आके कहो कि जी ये कार लीजिए और मेरे बारे में आप कंटेंट बनाइए, एंड व्हाट वर द रीजंस फॉर दैट? मुझे जो सबसे पहली गाड़ी दी गई है वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी, और लैंड रोवर जगुआर ग्रुप में एक जगुआर का इवेंट हुआ था, तो मुझे वहाँ पर गाड़ी शूट करने की इजाज़त नहीं मिली। रीज़न? तो उनका ये कहना था कि ये इवेंट जो है वो हमने एक्सक्लूसिवली डिज़ाइन किया अपने कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि कंटेंट क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उन्होंने उसके लिए मना किया। तो मैंने ट्वीट कर दिया कि मैंने कहा जब आप अपने पास आने वाले किसी भी व्यक्ति को अलाउ नहीं करोगे तो वो कैसे आपको सपोर्ट करेगा, या आपके अगेंस्ट जाएगा, या आपके प्रोडक्ट को वेरीफाइड कर सकेगा एज ए थर्ड पार्टी। उन्होंने ट्वीट देखा और उन्होंने उसका रिप्लाई किया और कहा कि आप जो गाड़ी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो मैं गाड़ी आपके पास भिजवा देता हूं, आप एक छोटी टेस्ट ड्राइव की जगह अच्छे से उसे एक्सपीरियंस कीजिए, और जो कंटेंट आप डिजाइन करना चाहते हैं, प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव, आप करिए, मुझे अपने प्रोडक्ट पर भरोसा है। ठीक तो है। भाई लैंड रोवर जगुआर कोई सस्ती कार है तो बनाता नहीं था, तो और वो ख़राब होंगे इसकी भी गुंजाइश कमी होती है। तो मैंने उस पर कंटेंट दिया, और उस कंटेंट को देख के उनको ट्रस्ट आ गया कि नहीं ये बंदे को नॉलेज भी है, कोई उल्टी सीधी बात भी नहीं की है, टू द पॉइंट की है, और कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से की है। तो फिर उन्होंने फिर दूसरी गाड़ी भेजने में भी संकोच नहीं किया। अच्छा। कुछ दिन बाद तो मेरे पास इस तरह से फ्लीट आनी शुरू हुई। जब वो फ्लीट आई तो दूसरे ब्रांड्स को समझ में आया कि जब कोई कंपनी 1 करोड़ 1.5 करोड़ की कार दे सकता है तो ये 10, 15, 20 लाख की कार देते हुए मुझे संकोच नहीं करना चाहिए। तो उनको फिर ट्रस्ट बना, और वो ट्रस्ट से एक एक चीज़ चलती रही, और आज इस दौर में है कि हम सब चलाते हैं, कुछ नहीं छोड़ते। ऐसा भी कोई है ब्रांड आज की डेट में जो आपके पास आने में, अप्रोच करने में अभी थोड़ा सा हेसिटेट करता है, या उसने नहीं किया, या आपने अप्रोच किया तो उसने मना कर दे कि नहीं अभी हम नहीं करवाना चाहते? ऐसा कोई ब्रांड? ऐसा कोई ब्रांड तो नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जो ये प्रीमियम स्पोर्ट्स कार हैं कैटेगरी, अस्टन मार्टिन, लैम्बोर्गिनी, फरारी, ये ब्रांड्स को पता है कि उनका कस्टमर जो बेस जो है वो इंग्लिश कंटेंट कंज्यूम करता है। गॉट इट। तो वो हिंदी कंटेंट क्रिएटर को उतनी
प्रेफरेंस लिस्ट में नहीं रखते हैं। हालांकि ऐसा नहीं, मेरे चैनल पर सभी गाड़ियाँ हैं, फरारी से लेकर सब मौजूद है, सबके हमने किए हैं, लेकिन वो उतना प्रेफरेंस लिस्ट में नहीं होते हैं जितना बाकी सबके होते हैं। कि अगर गाड़ी की कीमत 4 करोड़ 5 करोड़ से नीचे है तो वो उनको कतई एतराज़ नहीं है मेरे साथ। एतराज़ तो छोड़िए, वेलकम करते हैं। ग्रेट। आपने अभी बोला कि कार रिव्यू जर्नलिस्ट, एक टाइम ऐसा भी था जिसमें कंटेंट क्रिएटर्स की कोई वैल्यू नहीं होती थी। आप शायद उस दौर से हैं, जो आपने मुझे एक्सपीरियंस भी शेयर किया था, तो वो कुछ शेयर कीजिए सर। कि वो क्योंकि आइस ब्रेकिंग ना आप सीनियर्स ने ही करके दी है हमारे को, तो आज हमारी एक्सेप्टेबिलिटी हुई है। उस टाइम पे बहुत मुश्किल होता था, तो वो कुछ एक इंसिडेंट कीजिए जहाँ पे आपने मुझसे शेयर भी किया था, तो वो थोड़ा सा कुछ उसके बारे में बताइए कि क्या जर्नी थी वो। एक्चुअली क्या था, जब भी लॉन्चेस होते थे या ड्राइव होती थी तो कंपनीज का फिक्स स्टाइल होता था। वो टीवी चैनलों को इनवाइट भेजते थे, अखबार वालों को इनवाइट भेजते थे, या मैगजीन वाले, अखबार भी कम होते थे, मैगजीन और टीवी चैनल इनको इनवाइट भेजते थे। वो लोग आते थे, कंटेंट बनाते थे और चले जाते थे। वो कंटेंट एक रटे रटाए ढर्रे पे हुआ करता था। ब्रांड्स को उसी की आदत थी, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी इंडिपेंडेंट रिव्यू करने वाले को थर्ड पार्टी बुलाया जाए, क्योंकि उन्हें लगता था इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ये तो अपनी मर्जी के मालिक हैं, इनके ऊपर ना तो कोई मीडिया हाउस है जो इनको कंट्रोल में रखे और ना ही हम हैं। तो ये अगर कुछ गलत कर देंगे तो हमारी पूरे प्रोडक्ट के साथ जस्टिस नहीं हो पाएगा। इस डर की वजह से वो हमको हमेशा अवॉइड करते थे। जब भी हम कहते थे कि सर आपका लॉन्च होने वाला है, प्लीज़ हमें इनवाइट भेजिए, हम भी गाड़ी रिव्यू करेंगे, रिव्यू करना चाहते हैं, तो वो अवॉइड करते, बोले सर हमारे पास लिमिटेड है, ये है, हमारे पास 2 ही गाड़ियाँ हैं और हम उनको तो हटा नहीं सकते, हम आपको कैसे करें, ये सब बहाने चला करते थे। तो उसके बाद ठीक है, उनके रिव्यू आ जाते थे, हमें थोड़ा देर से गाड़ी का एक्सेस मिलता था, और जब मिलता था तब हमारा रिव्यू आता था। लेकिन हमारा रिव्यू इतना पिन पॉइंट होता था कि ब्रांड्स को भी लगता था कि एक तो इस पर विजिबिलिटी ज़्यादा है, इस पर एंगेजमेंट ज़बरदस्त है, इस पर कस्टमर इंटरेक्शन भी ज़बरदस्त है, और जिनको हमने फर्स्ट प्रेफरेंस पे बुलाया था, जो पहले दिन आए थे, जिनको हमने इनवाइट भेजे थे, वो इनवाइट लेने वाले लोग भी इसके आगे पानी कम चाय हैं। तो फिर क्यों ना हम इनको भी लिस्ट में शामिल करें। जब उन्होंने हमें शामिल करना शुरू किया तो वो जो पहले से शामिल थे उनको बुरा लगा, बोले हम लोग एलीट क्लास हैं, आप इनको क्यों लेके आ रहे हो, ये तो बेजुबान लोग हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ब्रांड्स को भी दिक्कत आई। कई ब्रांड्स ने बहुत लंबे समय तक हमको थोड़ा सा साइड में रखने की कोशिश की, इसी वजह से कि उनसे झगड़ा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो वो मेरे अगेंस्ट हो जाए। उस चक्कर में ये टाइम लगा। लेकिन जब वो हम उनसे ज़्यादा व्यूअरशिप ला रहे थे, हम उनसे ज़्यादा अच्छी इंगेजमेंट ला रहे थे, हम उनसे ज़्यादा क्लैरिटी दे पा रहे थे, और जब कस्टमर के ऊपर सर्वे होने लगे कि कस्टमर ने कहा कि हम कारगुरु का वीडियो देख के आए हैं कार खरीदने, अच्छा, ऐसे उनको लगा कि मैगजीन को देख के कोई आ नहीं रहा, टीवी देख के कोई आ नहीं रहा, लोग कारगुरु की वीडियो देख के आ रहे हैं, यानी कारगुरु इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि नहीं सर, आप भी आइए, आप पैनल में आप भी आइए, हमारी गाड़ी रिव्यू कीजिए उनके साथ ही। और जब उनके साथ रिव्यू होता है तो एक एम्बार्गो वर्ड होता है कि एक ही टाइम पे सब लोग अपना कंटेंट डिलीवर करेंगे। बिल्कुल। एम्बार्गो जब हो रहा है तब पता पड़ा कि मेरा वीडियो ट्रेंड में आ रहा है, और उन सभी जो सो कॉल्ड एलीट क्लास हुआ करते थे उनके वीडियो पीछे से 30वां नंबर, 32वां नंबर, 22वां नंबर है। अच्छा। तो ब्रांड्स को लगा कि हम गलत ट्रैक को इतने सालों से फॉलो कर रहे थे। तब उन्होंने फिर हमको एक्सेस दी कि नहीं सर, अब आप भी हमारे कैटेगरी में आइए। ओके, सो उस टाइम पे इफ़ यू कैन नेम फ्यू ऑफ देम, क्योंकि मैं तो इतना तब हम भी नहीं कंज्यूम करते थे, कंटेंट जनरेटर्स कौन होते थे कार रिव्यूज़ में? देखो, कार रिव्यू करते समय उस समय एक ट्रेंड ही था कि सबसे पहले मैगजीन्स थी, मैगजीन वाले कर रहे थे, उनमें से कुछ लोगों ने अपने टीवी चैनल चालू कर लिए थे, टीवी शो करने लगे थे, या यूट्यूब पर कंटेंट देने लगे थे। बाकी लोग जो थे वो मैगजीन वाले के अलावा टीवी चैनल थे जिनके पास ऑलरेडी वीडियो कंटेंट हुआ करता था। कोई ऐसा कभी नहीं रहा जो अलग से आया हो। अलग से आने वाले सिर्फ हम गिने चुने 2-4 लोग थे जो उसी दौर में जर्नी अपनी स्टार्ट कर रहे थे 2016-17 के आसपास, बस वही लोग थे। बाकी किसी का नाम लेना समझदारी नहीं होता, आप जानते हैं, लेकिन वो मैगजीन और टीवी वाले हुआ करते थे, सीधे शब्दों में। तो अभी तक जो भी आपने ब्रांड्स के रिव्यूज़ किए हैं, किस ब्रांड्स की कार्स आपको ज़्यादा पसंद आती है? क्योंकि वो मे बी टेक्नोलॉजी वाइज, स्टाइलिंग वाइज, और या इन दोनों में ही बताइए, जो बहुत अच्छी हैं
और कुछ ऐसी हैं जो, क्योंकि रिव्यूज़ आप जेन्युइन करते हैं, तो मैं इसलिए कमेंट भी जेन्युइन मांगूंगा कि किनकी टेक्नोलॉजी या इंडियन कस्टमर के हिसाब से बहुत फेवरेबल नहीं होती हैं। देखिए यहाँ पर कई चीज़ें हैं। कार 5 लाख की भी बिकती है बिल्कुल। और 50 लाख की भी। जिसकी 50 लाख की गाड़ी है उसका 5 लाख वाले कस्टमर से कंपेयर करना गलत है, ठीक है। बिल्कुल अनजस्टिस है। क्योंकि यहाँ पर सब कुछ बदल रहा है। 5 लाख वाले की प्रायोरिटीज अलग है, उसकी प्रायोरिटी पे कौन मैन्युफैक्चर है ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो 40 लाख की गाड़ी खरीद रहा है उसके लिए प्रायोरिटी बदल जाती है। और उसके लिए जो प्रेफरेंस होना चाहिए वो भी बदलना चाहिए। तो मेरी भी चॉइस ऐसे ही बदलती रहती है कि अगर मैं छोटी गाड़ी है, बहुत छोटी है, 6 लाख 7 लाख तक जा रही हैं, तो ये 2-3 लोग अच्छा काम कर रहे हैं। अब 6 से 8 लाख में ये 3-4 लोग अच्छा काम कर रहे हैं। ये अब 8 लाख के बाद जब 20 लाख पे आ गए तो ये तो 3 लोग बेहतर परफॉर्म कर पा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इनके प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी में क्या क्या प्लस और माइनस पॉइंट, यानी डिमांड एंड सप्लाई वाला मैटर है। और बिल्कुल वैसे ही ऊपर में भी यही रहा है। और इसी वजह से कोई एक ऐसा मैन्युफैक्चरर जो नीचे से लेकर ऊपर तक आपका फेवरेट हो ही नहीं पाता है। अच्छा। बिल्कुल वैसे ही जब कार की बात आती है तो आपके लिए तय करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी कार आपकी फेवरेट है, क्योंकि यहाँ भी प्रायोरिटी बदलती रहती है कीमत के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, स्पेस वाइज और परफॉर्मेंस वाइज। क्योंकि किसी को परफॉर्मेंस कार चाहिए तो वो छोटी कार पे जाएगा नहीं। बिल्कुल। तो यहाँ पे सब चीज़ें इसीलिए बदलती हैं, आप कोई भी एक फेवरेट बना नहीं पाते अपना। तो अगर मैं पूछूं अंडर 10, अंडर 20 एंड अंडर 30, अभी इन्हीं 3 सेगमेंट्स में देखते हैं। सो 3 cars दैट यू सजेस्ट दैट दे आर गुड फॉर एज पर द इंडियन रोड्स इकॉनमी, क्योंकि अंडर 10 वाली इकॉनमी साइड पे ही जाती हैं, अंडर 20 जिसमें थोड़ा सा लग्जरी आ जाता है एंड सेफ्टी आ जाता है, एंड अंडर 30-35 वो थोड़ा सा लग्जरी सेगमेंट है। तो 3 cars अगर आप कुछ सजेस्ट कर सकें। दौर बदला है, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। बिल्कुल। 2020 और 22 के बाद लोगों ने सेफ्टी पर फोकस करना ज़्यादा बढ़ा दिया। तो अब वो ये नहीं कहते हैं कि आप छोटी कार में सेफ्टी ना हो, वो छोटी कार में भी सेफ्टी मांगते हैं। और सेफ्टी वो मांगते हैं जो प्रूवन सेफ्टी, यानी जिसकी क्रैश टेस्ट रेटिंग अच्छी हो। ठीक है। उनका ये भरोसा नहीं है कि ये गाड़ी सेफ है लेकिन इसकी क्रैश टेस्ट रेटिंग अवेलेबल नहीं है या अच्छी नहीं आई है, क्योंकि क्रैश टेस्ट रेटिंग कुछ खास सिनेरियो में होता है लेकिन उसका ट्रस्ट बन गया है। तो अगर हम 10 लाख से नीचे आए तो मेरे हिसाब से मैं 3 कारें रिकमेंड करूंगा कि आप उन पर जा सकते हैं एक करने की जगह, क्योंकि सबकी चॉइस अलग है। ठीक है। अगर आपको एक नॉर्मल हैचबैक चाहिए तो आपके लिए बलेनो अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। 10 लाख के नीचे। अगर आपको एक एसयूवी लुक अलाइक गाड़ी चाहिए तो एक्स्ट्रा बेहतर ऑप्शन है। ठीक है। हाँ, अगर आपको एक सेडान की ज़रूरत है तो अमेज एक अच्छा ऑप्शन है जो प्रोवन भी है और वेल मेंटेन कार है। इंजन भी अच्छा है। हाँ। अब अगर हम इसके बाद 10 to 20 पे जो आपका है वहाँ पर भी ऐसे ही है। अगर आप एसयूवी के साथ जाना चाहते हैं तो क्रेटा सेल्टॉस एक अच्छा ऑप्शन है। और अगर आप सेडान के साथ जाना चाहते हैं तो आज के दौर में मेंटेनेंस बड़ा इशू हो गया है, जिसकी वजह से वर्ना बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसके पास 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग भी है और इंजन भी बहुत रिलायबल है और ओवरऑल प्रोडक्ट बहुत रिलायबल है और लो कॉस्ट मेंटेनेंस है, तो वहाँ भी डाउट नहीं है किसी को। और अगर आप थोड़ा उसके भी टॉप एंड पे जाना चाहते हैं 20 लाख वाले हिस्से में, तो मेरे अंदाज एक हैरियर या XUV 700 ये एक अच्छे ऑप्शन है। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा लोग ज़्यादा साइज चाहते हैं, इम्पोजिंग पर्सनालिटी चाहते हैं, ये अच्छे ऑप्शन है। वहीं अगर 30 से ऊपर जाए तो बहुत बखेड़ा है। बखेड़ा वहाँ है। हाँ, वहाँ है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को यही नहीं पता है कि 30 से 35 के बीच में क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है, 35 से 40 के बीच में क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है। वो 30 से 50 को एक ही साथ रखते हैं। अच्छा। आज की डेट में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं। XUV 700 से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल भी एंटर कर चुके हैं और साथ ही आपको बड़ी फॉर्च्यूनर जैसा प्रोडक्ट भी अवेलेबल है और इनोवा जैसा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो वर्सटाइल है। बिल्कुल। तो आज की डेट में तीसरी कार के तौर पर मैं कहूँगा सबसे पहले नंबर पर इनोवा, सेकंड नंबर पर अगर आपको सचमुच में वैल्यू पॉइंट चाहिए और इम्पोजिंग पर्सनैलिटी के हिसाब से चाहिए और टॉप एंड पे जा रहे हैं तो फॉर्च्यूनर, और अगर थोड़ा नीचे आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट इस समय मौजूद है इस प्राइस ब्रैकेट के आसपास, आप क्रेटा के टॉप एंड पे चले जाएं जिसमें कि एडास वगैरह सब मिल रहा है, जो लगभग वही 30 लाख के आसपास ऑन रोड आ रहा है आपके पास। अच्छा, क्रेटा टॉप एंड 30 पहुंच गया? ऑन रोड पहुंच। ओह गॉड, अच्छा ये नहीं पता था।
बहुत बट महंगाई क्रेटा के साथ ना एक वो बैज छपा हुआ है कि वो थोड़ा सा डिसेंट वाली साइड की गाड़ी नहीं है, जो उस पर बहुत रील्स भी आती हैं, आपको पता होगा। तो उसका रीज़न चलिए जो भी है, बट उसके अलावा क्या ऑल्टरनेट अवेलेबल है, क्योंकि वो ना लोग बायस्ड हो जाते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है एक्चुअल में 30 लाख पे। आप देखें तो हेक्टर है जिसके साथ कुछ और लिमिटेशंस है। बिल्कुल। वहीं अगर आप XUV 700 पे जाते हैं तो उसके साथ एक अलग लिमिटेशंस तो है। कोई EVs अगर और जीप पे हाइब्रिड्स आते हैं तो जीप के पास जो प्रोडक्ट मौजूद है वो भी अब आज की डेट में वैल्यू फॉर मनी नहीं रह गया है। ठीक है। तो बहुत मुश्किल हो गया है ऐसी कंडीशन में कि आप किसी एक प्रोडक्ट पर आंख बंद करके हाथ रख दें। ईवी पे अगर हम जाते हैं तो जरूर हमारे पास कई ऑप्शन उपलब्ध है। वीरेंद्र, सबसे अच्छा प्रोडक्ट अगर इस प्राइस ब्रैकेट में कोई ईवी में मौजूद है तो खुल के कहा जाए तो हैरियर ईवी, ओके। 9E, ये बहुत अच्छे ऑप्शन है। बहुत अच्छे ऑप्शन। इन दोनों को 30 लाख रुपीस पर आपको कंसीडर करना चाहिए। ओके, क्योंकि रिलायबल भी हैं, बहुत रिलायबल है, सेफ भी हैं। आई थिंक 9E का तो बल्क और बिल्ड जो है वो अलग ही नहीं, स्टाइल की दोनों बनाई है। गाड़ियाँ किसी से कम नहीं किसी मामले में। बहुत सॉलिड बड़ी गाड़ियाँ हैं और बहुत मतलब वेल मेंटेन गाड़ियाँ हैं। मतलब जैसे इन्हें बिल्ट किया जाना चाहिए वैसा हो गया है। एक्चुअली इन दोनों मैन्युफैक्चरर ने इस बीच में काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस कर करके, एक्सपेरिमेंट कर करके चीज़ें इतनी बेहतर ढंग से डिज़ाइन कर ली हैं कि अब वो दिक्कत नहीं रह गई है। ठीक है। एक जगह ना मैंने बहुत पहले आर्टिकल पढ़ा था कि इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो इंडियन कस्टमर के ऊपर में टेस्टिंग करके और अपने प्रोडक्ट को रिफाइन करते हैं। बाहर वाले ऐसा नहीं करते हैं। मैंने आर्टिकल पढ़ा था, सो इट्स नॉट माय परसेप्शन। सो इज़ इट ट्रू और नॉट? क्योंकि महिंद्रा का भी अगर हम जर्नी देखें तो आज वो XUV 700 से पहले वो TUV, क्वांटो और बहुत सारी ऐसी आई हैं जो एक्चुअली फेलियर रही हैं। वो एक्चुअली सक्सेसफुल हुआ है तो 500 के साथ में शुरुआत हुआ एंड देन 700 वाज अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट। तो इज़ इट ट्रू, इज़ इट नॉट, और इज़ इट द राइट वे इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री? वो थोड़ा सा अगर उस पर आप बता सकें। एक्चुअल में क्या हुआ है कि इंडियन कंज्यूमर ज़्यादा तेज़ी से बदला है। अच्छा। ब्रांड उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाए। Got और जब तक इन ब्रांड्स ने समझा कि इंडियन कंज्यूमर बदल रहा है और ये भी बदलना जरूरी है, तब ये बेहतर प्रोडक्ट ला पाए। अच्छा। वो उस दौर के प्रोडक्ट है जब इंडियन कंज्यूमर्स तैयार नहीं था। उसके लिए सिर्फ गाड़ी एक जगह से बी पॉइंट जाने का जरिया था। उसे कभी भी म्यूजिक सिस्टम, ABS, एयरबैग, इन सब के बारे में सोचते ही नहीं था। Look and feel नहीं होता था। कोई इसके दिमाग में था ही नहीं। उसको तो गाड़ी इसलिए चाहिए थी कि हमें यहाँ से वहाँ जाना है, फैमिली के साथ जाना है और पैसे बचने चाहिए एवरेज। यही होता था, केवल ये चीज़ डिमांड थी उसकी। तो वही चीज़ फिर डिलीवर की जा रही थी। तो कंज्यूमर मतलब इवॉल्व कर गया ज़्यादा जल्दी। कंपनी को ऑब्वियसली टाइम लगता है। टाइम लगा और शायद इसी वजह से किया, MG, Hyundai को ग्रो करने का मौका मिला, क्योंकि ये इंटरनेशनल वाले प्रोडक्ट्स को ही इंडिया में डिलीवर कर रहे थे। ओके। और जिसकी वजह से क्या हुआ कि कस्टमर जब बढ़ रहा था तो टाटा और महिंद्रा उतने मतलब इंस्पिरेशन लाने वाले प्रोडक्ट नहीं ला पाए थे जितने ये ला चुके थे। एग्जैक्टली, क्योंकि सेल्टोस आई थिंक वाज वेरी एस्पिरेशनली हाई, बिल्कुल जो फीचर्स दे रहा था। और अच्छा, मेरे ना पॉडकास्ट पे सर एक कार डिज़ाइन स्टूडियो चलाते हैं, आशीष चौधरी। सो उनसे मेरी डिस्कशन हो रही थी और कार जर्नी कैसे बनती है रिसर्च से टू द पॉइंट व्हेन इट कम्स आउट इन द मार्केट। तो उन्होंने बताया कि एक टाइम जो होता है ना, अगर नई कार बन रही है तो 2 से 3 साल है, और अगर फेसलिफ्ट हो रहा है जिसमें चेसी वगैरह सेम है तो 1 से 2 साल का टाइम है। तो मेरा उनसे एक सवाल था, मैंने कहा यार आपने 3 साल लगाया, उसके बाद कोई कार रिव्यू वाला उसकी बुराई करता है तो आपको कैसा फील होता है? तो उनके दिल से निकल रही थी कि कहते हैं कि यार वो ना इंजन देखें, मतलब मैं इट्स नॉट टॉकिंग एज अ ब्लैंकेट फॉर कार रिव्यू, कहते हैं यार वो लाइट ऐसी क्यों है, लाइट में कट ऐसा क्यों है, यार इंजन देख पूरा और डिज़ाइन देख, उसके पीछे रिसर्च देख। मतलब उसके दिल से ये निकला था। तो व्हाट डू यू हैव टू से फॉर दैट? क्योंकि कार रिव्यू वाले तो आके वो 1 घंटे का वो रिव्यू करेंगे, 10 मिनट का एक वीडियो बनाएंगे, 3 साल के उनके एक पॉइंट को ज़ीरो कर सकते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि कार रिव्यू करने वाले और कार के ऊपर ब्लॉग बनाने वाले, इन दोनों के बीच का डिफरेंस वो नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा। हम रिव्यू करते हैं, प्रोडक्ट रिव्यू करते हैं, ठीक है। हम कार के ऊपर व्लॉग नहीं बनाते कि लाइट अगर गोल की जगह चौकोर होती तो ज़्यादा अच्छी थी। नहीं, लाइट का काम क्या है? लाइट थ्रो करना। अगर वो थ्रो गलत है तो मैं क्रिटिसाइज करूंगा।
ठीक है। तो सही है, तो आपने गोल बनाई, चौकर बनाई, आपकी इच्छा, आपकी गाड़ी है ना, मेरी तो है ही नहीं, मैं उसमें क्यों क्रिटिसाइज करूंगा। तो कार ब्लॉगर और कार रिव्यूअर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझना पड़ेगा। ओके। तो कार ब्लॉगर तो किसी भी चीज को क्रिटिसाइज कर सकता है, भाई साहब इसके गिल में लाल रंग क्यों लगा हुआ है, नीला क्यों नहीं लगा है, वो तो कार ब्लॉगर है, उसको क्या फर्क पड़ता है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक कार रिव्यू करने वाले को ये देखना पड़ता है कि कार कस्टमर के लिए कहाँ पर सही है, कहाँ पर गलत है। तो मेरे रिव्यू में मैं कभी ग्रिल की डिजाइन को क्रिटिसाइज करते नहीं दिखता। अच्छा। मैं कभी लाइट के गोल नीले चौकोर होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ऊपर, अगर वो जब तक अपना काम पूरा कर जब रहा तक अपना काम नहीं करे। अगर उसका लाइट थ्रो कम है तो मैं बोल दूंगा वीडियो में, भाई ये लाइट देखने में भले गुड लुकिंग लग रही हो लेकिन इसका थ्रो थोड़ा सा है, कम है। कम है। Perfect, मेरे that's a साथ good ये point. डिफरेंस है, और शायद इसीलिए उन्होंने ज़्यादा लगता है ब्लॉगर्स की वीडियो देख लिए, क्योंकि वो ब्लॉगर्स हैं, वो चटपटे बनाते हैं तो उनके व्यूज़ भी निखर कर आते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। और जब आप सर्च करते हैं तो वो सर्च इंजन में थोड़ा बेहतर परफॉर्म करते हैं कंपेरेटिवली जो जेन्युइन रिव्यू है। क्योंकि वहाँ पर क्या डिफरेंस है और यहाँ पर क्या डिफरेंस है, हमारे पास कस्टमर होता है जो ये कहता है कि सर इस गाड़ी को खरीदने के लिए अच्छी है नहीं, और उनके पास जो कमेंट होता है उसमें लिखा होता है सर आपकी ड्रेस बड़ी अच्छी लग रही है, सर आप बड़े हैंडसम लग रहे हो, ये नई हेयर स्टाइल अच्छी है आपकी, सर ये आपने नया जो कपड़ा पहना ना शर्ट, ये बड़ी धांसू दिख रही है। उनके ये कमेंट होते हैं। और हमारे क्या कमेंट होते हैं, सर ये गाड़ी खरीदने के लिए अच्छी है, इसका एवरेज कितना आएगा, अच्छा मेरी कंडीशन में कितना आएगा, क्या ये खराब सड़कें संभाल लेगी। ये डिफरेंस है उनके कमेंट और मेरे कमेंट में। तो कार रिव्यूअर को समझना है तो उससे कमेंट को पढ़ो, समझ गए, उससे कस्टमर क्या सोच रहा है, उसके व्यूअर्स उससे क्या डिमांड कर रहे हैं, वो बताता है कि ये कहाँ पर है। एक कार रिव्यूअर और एक कार ब्लॉगर, इन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है। और शायद यहाँ पर वो मिस कर गए समझना कि कार रिव्यूअर का काम कितना है। और मजे की बात है कि कार रिव्यू करने वाले मुश्किल से 10 भी नहीं है। ओके। बाकी जो आप 2000 वीडियो देख रहे हैं वो कार ब्लॉगर है। ओके, ये डिफरेंस है हम में और उन कार ब्लॉगर्स में। अगर लेके चले, ठीक है, गॉट योर पॉइंट सर, वेरी वेल सेड एक्चुअली। और मैं ये डेफिनेटली पॉइंट उनसे शेयर भी करूँगा। अब जर्नी में आगे चलते हैं सर। तो आपकी डॉटर भी अब शायद कंटेंट जनरेशन की जर्नी में आपके साथ में जुड़ चुकी हैं। सो एज्यूम करिए कि आज कोई एक नया लड़का है और कंटेंट जनरेशन कार से रिलेटेड, बाइक से रिलेटेड जर्नी में शुरू कर रहा है। सो व्हाट वर द एडवाइसेस जो आपने अपनी डॉटर को दी थी? आज एक वो, अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या दिया था, क्या प्रिकॉशंस बोले थे, क्या डूज एंड डोंट्स बोले थे, जो आज कोई अगर इस पॉडकास्ट को जो सुनेंगे वो जान सके और अपनी जर्नी शुरू कर सकें एज एडवाइस फ्रॉम योर साइड, वो थोड़ा सा सजेस्ट कीजिए सर। यहाँ पर 2 कैटेगरी डिफरेंस है। हाँ जी। मेरी बेटी के पास एक प्रिविलेज था। हाँ जी। वो प्रिविलेज ये था कि मेरे पास हर गाड़ी का एक्सेस है। ठीक है। मैं अगर किसी भी ब्रांड को बोलता हूँ कि मुझे आपकी ये गाड़ी रिव्यू करने का मन है, तो ब्रांड को वो गाड़ी मुझे भेजने में खुशी होती है, क्योंकि उन्हें पता है उनकी गाड़ी भी सेफ हैंड में है। और ये सेफ हैंड केवल ड्राइव वाले मामले में नहीं, ये सेफ हैंड इस मामले में भी है कि गाड़ी की गुडविल के साथ वही जस्टिस होगा जो कस्टमर को चाहिए। समझ गए। तो उनको संकोच नहीं है, क्योंकि वो भी कस्टमर के लिए ही गाड़ी बनाते हैं। तो ये प्रिविलेज जो था वो उसके पास पहले से मौजूद था, जो बाकी नए आने वाले लोगों को नहीं है। क्योंकि उन्हें अपनी गुडविल बनाने में सालों लगने वाले हैं। जब कागुरू को लगे हैं तो उनको भी लगेंगे। और लगने चाहिए भी सही। और हाँ, लगने चाहिए भी, ये भी सही बात है। तो ये एक डिफरेंस था। दूसरा, हाँ, मैंने क्या डज एंड डोंट बोला है। पहली चीज़ कि परवरिश का डिफरेंस है। मेरी बेटी मेरी परवरिश में आगे बढ़ी है। जो मैंने खाया, पिया, पहना, बोला है, बिल्कुल वैसे ही उसने बचपन से देखा है। तो उसकी लैंग्वेज ऑलमोस्ट वैसी ही रहेगी जैसी मेरी है। ठीक है। यहाँ पर मेरा सबसे बड़ा सजेशन यही था, इसे बदलना नहीं व्यूज की लालच में, जिसे हम तहजीब कहते हैं, ठीक है, वो मेंटेन होनी चाहिए। आप किसी चीज की बुराई करें तो तहजीब में रह के करिएगा, किसी की बड़ाई करें तो भी ओवर एक्साइट होकर मत कीजिएगा। ठीक है। ये दोनों चीजों को ध्यान में रखिएगा कि वो सही शब्दों में हो, सही ढंग से जाए। दूसरा, कस्टमर के पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। जो मैंने हमेशा डिफरेंस समझा है एक व्लॉगर और एक एक्सपर्ट के बीच में। आपको एक्सपर्ट बनने में टाइम लगेगा, सीखने का बहुत समय बाकी है आपके पास, लेकिन आप जर्नी एज ए एक्सपर्ट बनने के लिए शुरू करेंगे तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म अच्छा रहेगा। और अगर आप एक व्लॉगर बनने की कोशिश करेंगे तो ये प्लेटफॉर्म आपसे हटता जाएगा। तो कोशिश इस बात पे रहे कि आप जो बता रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट हो,
ना कि जो आप ड्रेसअप कर रहे हैं या जो आप स्टाइलिंग एक्वायर कर रहे हैं या जो आप गाड़ी के साथ बात करते समय एक पोज में खड़े हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मैंने उसे सिर्फ इतना बताया है। बाकी उसने खुद मेरे वीडियोस को बार बार स्टडी किया है, उससे एक अप्रोच बनाई है और फिर उसको फॉलो किया है। और मैं बाकी सब रिव्यूअर से भी कहना चाहूँगा कि आपको तय करना है, आपको व्लॉगर बनना है, एक्सपर्ट बनना है। एक्सपर्ट बनना है, स्टडी चालू कर दीजिए सर। सीखिए इंजीनियरिंग है क्या। जब तक आप वो नहीं कर पाएंगे, आप एक्सपर्ट कैटेगरी में नहीं पहुंचिए, आप पीछे रहिए, व्लॉगर बनते रहिए। और अगर आपको व्लॉगर से एक्सपर्ट बनने का मन है तो भाई साहब बहुत मेहनत करनी है आपको, और लुक्स छोड़ दीजिए। अच्छा, अब आप असली तो इंजन मैटर करता है, लुक्स मैटर नहीं करती। केवल इंजन ही मैटर नहीं करता, गाड़ी में बहुत सारी चीजें और है। गाड़ी में कंफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, गाड़ी में रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, गाड़ी में फ्यूल इफिशिएंसी भी इंपॉर्टेंट है, और गाड़ी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज की डेट में माना जाता है वो अपीयरेंस है। गाड़ी का अपीयरेंस आपकी कस्टमर की डिमांड पे कितना फिट है, उस पर ज़्यादा चीज़ें हो गई। और कुछ एक फीचर्स भी आजकल फैंसी हो गए हैं, बिल्कुल, तो उन पर भी लोगों का फोकस है। तो आप अगर उनके साथ जस्टिस कर सकते हैं, उन पॉइंट को अच्छे से उठा सकते हैं ईमानदारी से, तो उठाइए। मैंने कई ऐसे रिव्यू करने वाले लोगों को देखा है, अगर कार का नाम आप बदल दो तो उनका रिव्यू सेम ही है। अच्छा, चाहे वो डिजायर का करें, चाहे वो अमेज का करें, चाहे वह टियागो का करें, चाहे वह नेक्सॉन का करें, चाहे क्रेटा का करें, अगर आपके कार के नाम बदल दे तो पूरी साइड लाइन नीचे से ऊपर तक एक जैसी जाती है। स्क्रिप्ट कॉपी पेस्ट है। इसकी राइड क्वालिटी बड़ी अच्छी है, सड़क के गड्ढे पता नहीं चलते, इसकी हैंडलिंग बड़ी अच्छी है, बड़ा मजा आएगा आपको चलाकर, ये बहुत अच्छा एवरेज देती है। सब गाड़ियों में एक जैसा पैटर्न फॉलो हो रहा है। व्यूअर स्मार्ट होता जा रहा है, आजकल नादान नहीं है, उसके पास सब कुछ का एक्सेस है। वह समझ जाता है कि आप सब गाड़ियां एक ही पैटर्न में क्यों कर रहे हैं। हर गाड़ी की राइड क्वालिटी एक जैसी कैसे हो सकती है, हर गाड़ी का इंजन अच्छा एवरेज कैसे दे सकता है। किसी का तो कम देगा, कोई ज़्यादा पिकअप दे रहा होगा, कोई कम पिकअप दे रहा होगा, कोई 5 लोगों के साथ लोड नहीं ले पाएगा, कोई 5 लोगों के साथ भी फर्राटे से दौड़ेगा। तो ये डिफरेंस जो है ये आप बताना पड़ेगा आपको रिव्यू में। अच्छा, आप हमेशा गुड लिस्ट में नहीं आ सकते ब्रांड की। अगर बहुत से रिव्यू करने वालों के साथ यही दिक्कत है, वो ब्रांड की गुड लिस्ट में आने के लिए फाइट कर रहे हैं, वो अपने व्यूअर्स के साथ जस्टिस नहीं कर रहे। जिस दिन व्यूअर आपके साथ खड़ा होगा मिलियन की तादाद में, समझ गए, ब्रांड आपको इनवाइट भेज देगा। सो यू शुड बी मोर ऑफ लॉयल टू योर कस्टमर एंड व्यूअर सेंट्रिक होना चाहिए। ब्रांड अपने आप खींच कर आएगा, खींच के आएगा, बिल्कुल आएगा। ओके, सो सर कंटेंट जनरेशन की एक जर्नी है जिसमें एंड एम और विजन जो है ना हर कंटेंट जनरेशन वाले का होता है वहाँ से पैसा कमाना। तो थोड़ा मोनेटाइज होता है और थोड़ा स्पॉन्सर्ड मिलता है। सो हाउ टू गो अबाउट इट, किस स्टेज में हम लोगों को स्पॉन्सर्स के पास जाना चाहिए और वो कैसे अप्रोच करते हैं, मतलब क्योंकि जो भी कंटेंट में जाता है ना, कैमरा फेसिंग इज़ नॉट एन ईजी टास्क। बहुत सारे हिच होते हैं, बहुत सारे अपनी आवाज़ ही कई बार पसंद नहीं आ रही होती है, ठीक है ना। तो वो कैसे आपने उसको ओवरकम किया, आपकी मनी अर्निंग जर्नी कैसे हुई, और फर्स्ट कोलैबोरेशन जिसमें आपको पैसा किसी ब्रांड ने दिया हो, आई विल नॉट आस्क फॉर द नंबर्स, बट वो क्या प्रोसेस रहा था कि किसी को अगर जानना हो तो कैसे करें। देखिए, पैसे सबसे ज़्यादा तो मैं यूट्यूब से ही कमाता हूँ, ठीक है, मोनेटाइजेशन से। मेरे पास ब्रांड आज तक उसके आसपास नहीं पहुँच सकते। क्यों? क्योंकि मेरी व्यूअरशिप इतनी ज़बरदस्त है, मेरा वॉच टाइम इतना अधिक है, मेरा कंटेंट इतना एंगेजिंग है, उस पर लाइक्स और कमेंट का जो रेशियो है, मुझे याद नहीं आ रहा कि इंडिया में शायद 2-3 लोग होंगे जो ऑटोमोबाइल कंटेंट बनाते होंगे जिनके पास इतने लाइक्स और कमेंट का शेयर होगा। अच्छा, हाँ, आप मेरे से 3 गुने व्यूज़ ला सकते हो, मेरे बराबर कमेंट नहीं ला सकते। दैट आई कैन एग्री सर, मैंने आपके वीडियो जो मेरे बराबर आप लाइक नहीं ला सकते वीडियो पर। ठीक है, कि हज़ारों में लाइक हों, ये कैसे रहा? लोग हज़ारों में व्यूज़ नहीं ला पा रहे हैं आज के दौर में, आप हज़ारों में लाइक कैसे ला रहे हो? आप सैकड़ों कमेंट कैसे ला रहे हो? कमेंट पेड नहीं हो सकते, बिल्कुल, व्यूज़ पेड हो सकते हैं। तो कमेंट जब आते हैं ना तो पता चलता है चैनल की क्रेडिबिलिटी। और वॉच टाइम आपको देता है एक्चुअली पैसा। जितनी ज़्यादा देर आपका वीडियो देखा जाएगा उतना ज़्यादा उस पर मोनेटाइजेशन की बिड लगेगी, और जितनी ज़्यादा बिड लगेगी उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। अगर कोई ऑटोमोबाइल का कंटेंट बना रहा है, मेरे बराबर बना रहा है, मेरे बराबर व्यू ला रहा है,
तो भी उसकी अर्निंग मेरे से 1/3 भी नहीं होगी, ओके। सिर्फ इसलिए ब्रांड की गुडविल ऊपर पहुंच चुकी है। दूसरा, वॉच टाइम मेरा उससे 3 गुना है। वो लाया तो 1 लाख व्यूज, मैटर वही करता है। लेकिन वॉच टाइम उसका 1.5 मिनट का भी नहीं है। ये डिफरेंस है जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, और ज़्यादा चूंक वीडियो देखा जाता है तो ऐड के नंबर्स भी बढ़ जाते हैं भीतर। बिल्कुल। तो ओवरऑल मेरी असली कमाई यहाँ से है। ब्रांड डील है ही है, लेकिन ब्रांड डील नॉर्मली क्या होती है मैं आपको बताऊँ। 3 तरह के कंटेंट हैं इस लाइफ। एक थर्ड पार्टी जिसका कोई ऑटोमोबाइल से लेना देना नहीं, भाई साहब आप मेरी ऐप को प्रमोट कर दो, भाई मेरा ड्रीम 11 और ये सब जो बैटिंग ऐप है इनको प्रमोट कर दीजिए, और ये कर दीजिए वो कर दीजिए, जो मैं साफ रिफ्यूज़ कर देता हूँ। मेरे चैनल पे आज तक किसी ने नहीं देखी, ठीक है। मैंने कभी नहीं की पिछले 9 साल की हिस्ट्री में, क्योंकि मुझे करना ही नहीं है। मैं इथिकल बिजनेस में हूँ जहाँ रिस्पेक्ट और इज्जत कमाई जाती है, और एक 50 साल का आदमी ये हरकतें करे तो कहाँ अच्छा लगता है। ये भी बात बिल्कुल सही थी। तो मैं ये कभी नहीं किया, ठीक है। साफ साफ मना कर दिया कि मैं ये नहीं करूंगा, आपका ऑफर कितना भी बड़ा क्यों ना, क्योंकि ये लोग ऑफर ज़्यादा देते हैं। ऑफर ज़्यादा क्यों देते हैं? क्योंकि बैटिंग है, उन्हें फ्री के पैसे मिले तो फ्री में देने में उन्हें क्या तकलीफ है। इतने इतने पैसे का मेरे पास ऑफर रहे हैं जितने पैसों से मैं 1-2 कार खरीद सकता हूँ। अच्छा जी। हाँ, मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना ये। ठीक है। फिर दूसरा जो आता है वो आता है कार एक्सरसाइज। भाई ये माउंट लगा लो, ये मैट लगा लो, ये कवर लगा लो, ये चीज़ें हैं। इनमें भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं बहुत सारी चीज़ें प्रमोट करता हूँ कि कार में कम से कम एक्सरसाइज लगाओ। वो एक्सरसाइज मत लगाओ जिससे इलेक्ट्रिक कनेक्शन हो, तो जो म्यूजिक सिस्टम के कम एडवर्टाइजमेंट करने वाले हैं वो मुझसे बाय बाय हो जाते हैं। अच्छा। क्यों? क्योंकि मैं प्रमोट ही नहीं करता उनको। क्यों नहीं प्रमोट करता? सेफ्टी का मैटर है। मैं क्यों कह दूं कि आप नया म्यूजिक सिस्टम लगाओ, कल को प्रॉब्लम हो गाड़ी आपकी, जिम्मेदार कौन है? जल गई गाड़ी, जिम्मेदार कौन है? कार्गो एक नाम है जिसे मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। आपको पैसे रिफ्यूज करना सीखना पड़ेगा, अब वो बहुत मुश्किल काम और बहुत मुश्किल है। मेरे चैनल पर आज तक किसी म्यूजिक सिस्टम का एडवर्टाइजमेंट नहीं है। मैं बहुत से बहुत आपको एक USB पोर्ट कह सकता हूँ कि ये खरीद लो, इससे अपना मोबाइल चार्ज करना है, ये एक माउंट लगा लो, ये खरीद सकते हो बस, या गाड़ी साफ करने का कोई कपड़ा ले लो। अच्छा, इससे ज़्यादा कोई प्रमोट नहीं कर सकता। सॉरी, मैं नहीं रिकमेंड करता आपको सीट कवर लगाएं। मैं नहीं रिकमेंड करता आपको कि आप जाके जबरदस्ती की अंडर बॉडी कोटिंग ये सब वो सब करें, बिल्कुल नहीं रिकमेंड करता। एक कार एक्सपर्ट होना बहुत बड़ा गुनाह है पैसे कमाने के मामले में। तो मेरे पास से सारे ऑफर खत्म। अब बचे ब्रांड्स। ब्रांड्स में भी मेरे साथ बड़ी चैलेंज है कि मैं दूसरे ब्रांड्स के साथ अगेंस्ट वाला वीडियो नहीं दूंगा, आपको रिव्यू नहीं करूंगा पेड। अच्छा। सख्त पॉलिसी मेरी कि मैं पेड रिव्यू नहीं करूंगा। कार्गो की गुडविल ही रिव्यू से बनी है। तो रिव्यू ही पेड हो गया तो फायदा क्या हुआ? फिर ये पहचानना मुश्किल हो जाएगा ना कि ये रिव्यू पेड है या अनपेड है। अनपेड है। तो इसका मतलब कार्गो के सारे रिव्यू अनपेड ही होंगे। आप कार्गो का रिव्यू पेड नहीं करवा सकते। अब आपको बताओ क्या करना है। सर एक काम कीजिए, हमारी गाड़ी की लाइट स्टाइलिंग, ये सनरूफ दिखा दीजिए, ये चीज़ें बता दीजिए, ये बता दीजिए कि हमारा म्यूजिक सिस्टम हैंग नहीं होता है, ये सब चीज़ें प्रमोट कर दिए। ठीक है, ये कर देते हैं, इसमें कोई बड़ा एतराज़ नहीं मुझे। ठीक है। तो मेरी पॉलिसी मुझे पैसे कमाने से रोकती है। क्या बात है। टीम नहीं बोलती सर? टीम बोलती है, लेकिन मुझे मोनेटाइजेशन से इतना पैसा मिल जाता है कि मैं उनकी सैलरी टाइम पर दे देता हूँ। चलो, वो उनके लिए तो मेन तो वही है। उनको सैलरी हमेशा टाइम पे दी, कभी लेट नहीं की, और शायद यही रीजन है कि उनको ट्रस्ट बना हुआ है, और मुझे इतनी प्रॉब्लम भी नहीं है। और थोड़ी इज्जत बचाने का भी सवाल है कि बड़ी मेहनत से बनी है। सो कितनी बड़ी टीम है सर आपके पास पीछे इस टाइम पे? अलग अलग समय पे अलग अलग तरह की टीमें रही हैं। कभी 8, 9, 10 लोगों की टीम भी रही है, कभी 4-5 लोगों की भी टीम रही है, लेकिन हाँ 4 से अबव ही रहता है नॉर्मली। अच्छा, मतलब जब कम से कम भी होगा टीम तब भी 4-5 लोग तो होंगे। 4 से 6 लोग इज अ टिपिकल टीम। वन शुड हैव एट द बैक। आपके साथ कोर टीम जिसे कहते हैं, वो कोर टीम। अच्छा, हम बट फ्लोटिंग टीम और कि आप किसी आउट स्टेशन गए तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ नहीं, और 2-4 या किसी ने मतलब टेम्परेरी ज्वाइन किया 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए। अच्छा। या किसी ने एज ए इंटर्न ज्वाइन किया 2 महीने के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दैट्स इंटरेस्टिंग। तो आपका पहला पैसा अकाउंट में कब आया था? मैंने 2016 में जर्नी स्टार्ट की। पहले 3 महीने कुछ अकल नहीं थी मुझे, वीडियो बना के डाल देता था, काम करें पैसा जाम। फिर मेरे एक यूट्यूब जर्नी में एक साझेदार हुए मेरे, जिनसे मैंने कुछ थोड़ी सीखने की कोशिश की, शर्मा जी टेक्निकल करके, बहुत बड़ा नाम रहे हैं। उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने सब कुछ थोड़ा बहुत सिखाया मुझे, और फिर उसके बाद एक दिन मैं उनसे मिलने गया, तब उन्होंने मोनेटाइजेशन ऑन करवाया मेरा। अच्छा, तो मोनेटाइजेशन ऑन हुआ, फिर 1-2 महीने बाद
मेरी पहली मोनेटाइजेशन इनकम आ गई, जो तकरीबन शायद 9,000 रुपीज़ थी। अच्छा। बस उसके बाद से फिर 9,000 तो कभी नहीं आया, ज़्यादा ही आए। नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। तो अब सर ये तो हो गई आपकी कंटेंट जर्नी। अब आज की डेट में ना एक बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है E20 से रिलेटेड, एंड यू बीइंग अ टेक्निकल पर्सन, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इज़ इट कंपैटिबल टू इंडियन कार्स, इज़ इट नॉट, या ये सिर्फ एक चल रहा है, मतलब लॉबिंग चल रही है? मतलब मैं एक आउटसाइडर पॉइंट ऑफ व्यू से, एक नोवाइस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं नहीं जानता, तो आप क्या कहना चाहेंगे? E20 इज़ गुड फॉर द व्हीकल्स और नॉट? कुछ उस पर। E20 का जो ये बखेड़ा शुरू हुआ है, हाँ जी। माफ़ी चाहूँगा, ये मेरी गुनाह है। अच्छा, आपका गुनाह है? ये क्या मेरा बात गुनाह है? है। और जब मैंने पहली बार वीडियो दिया तब YouTube पर ऐसा कोई वीडियो नहीं था जो टू द पॉइंट ये बता रहा हो कि E20 से क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, किनके लिए फ़ायदेमंद है और क्या फ़ायदा है, और किनके लिए नुकसानदायक है और क्या नुकसान है। ये उस वीडियो के बाद से डिबेट चालू हुई है, चाहे वो टीवी पर हो, चाहे वो कहाँ। मैं कितने इंटरव्यू दे चुका हूँ टीवी पर, मुझे खुद याद भी नहीं रह गया। टीवी पर, अखबारों को बाइट दे चुका हूँ, सब जगह दे चुका हूँ। उसका रीज़न ये था कि ये झगड़ा शायद पहली बार जनरेट ही वहीं से हुआ। फिर उसके बाद जब गवर्नमेंट ने ट्वीट किया तो उसमें भी काफ़ी मिसगाइडिंग थी, तो वो भी कई चैनलों ने कवर की। तो एक्चुअली क्या था कि E20 कंफर्टेबल कार्स के साथ सिर्फ एक ही नुकसान है, वो ये कि एवरेज घट रहा है, कारें खराब नहीं हो रही उनकी। अच्छा, ठीक है। लेकिन जो E20 कंफर्टेबल नहीं है, मतलब जो E20 के लिए रेडी नहीं है, E10 है, E5 है, उन कारों को नुकसान भी हो रहा है। उनकी सर्विस कॉस्ट बढ़ेगी, उनका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगा, उनको गाड़ियाँ जल्दी ख़राब होंगी, उनके इंजन भी खुल सकते हैं, फ्यूल पंप खुलेंगे, फ्यूल लाइनिंग खुलेंगी, बहुत सारी चीज़ें ख़राब होंगी, इंजेक्टर्स बदले जाएंगे जल्दी जल्दी, स्पार्क प्लग बड़े अच्छी क्वालिटी के लगाने पड़ेंगे, एडीएम प्लेटिनम जैसे, इन सब चीज़ों पर खर्च आएगा। ये खर्चा उनका बढ़ेगा जिनकी गाड़ियाँ E20 रेडी नहीं है, कंपैटिबल नहीं है उनके साथ, और जिनकी उससे भी ज़्यादा पुरानी गाड़ियाँ हैं उनके लिए तो जहर है। तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? मतलब क्योंकि एक तो मैं अगर बोलूँ, हालांकि पैन इंडिया का हो रहा है, एक तरफ वो 10 से 15 साल हटाने की बात चल रही है, और एक चल रहा है कि E20 आया तो वैसे वो 10 साल वाली पुरानी गाड़ी वो कंपैटिबल ना होते हुए वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो मतलब कोई पर्टिकुलर रीज़न है गवर्नमेंट का इसको लाने का, या क्योंकि इम्पोर्ट बोलना इज़ अ मार्केटिंग गिमिक, कि वो इम्पोर्ट कम करना चाहते हैं या जो भी है, कुछ और इसके पीछे क्या आपको परसेप्शन लगता है? इम्पोर्ट बिल एक मैटर जरूर है। हाँ, क्योंकि इस साल का लास्ट का जो इम्पोर्ट बिल था वो 22 लाख बिलियन डॉलर का था। ठीक है। सॉरी, करोड़ रुपए इसका था। 22 लाख करोड़ रुपए इंडिया से बाहर केवल क्रूड परचेज करने में गए। लेकिन ये आप एथेनॉल मिला रहे थे, उससे पिछले साल 18 लाख करोड़ रुपए गए थे। यानी एथेनॉल मिलाने के बाद भी आपका क्रूड ऑयल बिल कम नहीं हुआ था, जबकि आप 20% जो कि आपने 2030 के लिए सिलेक्ट किया था वो आप अभी अचीव कर चुके हैं 2025 में। यानी इंडिया का फ्यूल कंजप्शन बहुत तेजी से शूट कर रहा है। ओके। अब यहाँ पर या तो ज़्यादा फ्यूल मंगाओ, और ज़्यादा 22 लाख करोड़ रुपए भी कम है, और ज़्यादा बाहर भेज दो इंडिया से। सोने की चिड़िया थी कभी इंडिया, और अब उसे आप धीरे धीरे और गिराते चले जाइए। क्यों? क्योंकि आपका क्रूड ऑयल बिल कंट्रोल नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रिक कारें आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा है, ये बढ़ ही रहा है। ठीक है। अब इस हालात में तय किया गया कि हम एथेनॉल देंगे। क्यों? क्योंकि ब्राज़ील एक एग्जाम्पल था जिसने बहुत साल 1970 मेरे पैदा होने से पहले से तैयार कर दिया था कि वह एथेनॉल पे काम करेगा। ठीक है। तो अब आप समझो, मैं यंग नहीं हूँ फिर भी मेरे से पैदा होने से पहले उसने चालू कर दिया, तो आप समझो कितनी लंबी उसने तैयारी की। लेकिन आपने सिर्फ 6 साल में सब बदल दिया। 6 साल पहले कंपनीज को बोला कि हम एथेनॉल मिक्स करेंगे, और 6 साल में आपने 20% कर दिया, और ऊपर से आपने ब्रांड्स को भी मौका नहीं दिया। जिनके पास पुरानी कारें हैं उनके लिए आपने कोई ऑप्शन नहीं दिया। ओके। ऑप्शन क्यों नहीं दिया उसके भी मेरे पास, मुझे पता है क्यों नहीं दे पा रहे हो आप चाहते तो भी नहीं दे पा रहे थे। गवर्नमेंट के लोगों ने ये कह के अपोज करना शुरू कर दिया कि ये पेट्रोल लॉबी है। मतलब बड़े बड़े मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर टीवी पे खड़े होकर बोले पेट्रोल लॉबी फोर्स कर रही है, एथेनॉल की बुराई कर रही है, जबकि इसमें कोई वो नहीं है। मैं अगर पलट के जवाब दूं, एथेनॉल लॉबी का क्या, सिर्फ इतना ही बोलना काफ़ी है आंसर देने के लिए। बिल्कुल। क्योंकि एथेनॉल लॉबी भी तो है जो आपको फोर्स कर दी कि हमसे एथेनॉल परचेज करो।
वो अलग बात है कि वो एथनॉल लॉबी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो एथनॉल प्रोसेस कर रहे हैं कितना पानी कंज्यूम कर रहे हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2860 लीटर जब पानी बर्बाद होता है तब 1 लीटर एथनॉल बनता है। अच्छा जी, 2,60,000 ये नीति आयोग की लीटर। रिपोर्ट है, कागजू की नहीं है। ठीक है। नीति आयोग की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। नीति आयोग किसका संस्थान है? गवर्नमेंट का। और एक तरफ पानी बचाने के लिए भी बोल रहे हैं, यहाँ इतना यहाँ consume पानी हो- पे लड़ाई होने वाली पाकिस्तान से, और आप यहाँ पानी के लिए ऐसे बर्बादी कर रहे हो, तो एथेनॉल बना के फायदा कहाँ हो रहा है? एनवायरनमेंट का तो फायदा नहीं हो रहा। ठीक है, एथेनॉल थोड़ा पोल्यूशन कम करता है, लेकिन 20% मिलाने से बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 20% मिलाने से उन लोगों की कारें जो इस एथेनॉल के लिए रेडी नहीं है, उनका लॉस हो रहा है। दूसरा, जब आपने एथेनॉल मिक्स करने के लिए वादा किया था कि हम एथेनॉल मिक्स करेंगे तो पेट्रोल की प्राइसिंग 60 और 55 रुपीज़ के बीच में आ जाएंगी, वो भी नहीं कर रहे। शायद हो गई होंगी, मुझे नहीं पता है। नहीं सर, आज की तारीख में शायद 55-60 रुपये मिल रहा होगा। मिल रहा हो तो कल please तक तो बताओ। नहीं था, मैंने कल ही भरवाया कल है। कल कल तक नहीं था, हो सकता आज हो। आज हो गया, बिल्कुल नहीं कह सकता मैं, तो फिलहाल ये भी नहीं दिख रहे मुझे। ठीक तो एक्चुअली इसका मोटिव जो था वो था फ्यूल बिल कम करना, लेकिन हो उल्टा गया। अब इसका मोटिव हो गया एथेनॉल बेच के पैसे कमाना। तो इसकी वजह से कॉर्न की प्राइसिंग 3 गुनी हो चुकी है। ऑलरेडी जो लोग कॉर्न का इस्तेमाल कर रहे थे, चाहे वह बकरियों को दाना देने में, चाहे मुर्गियों को दाना देने में, वो सब महंगा हो चुका है। उनके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। तो ओवरऑल E20 से एथेनॉल मिक्स करने से सिर्फ उनको फ़ायदा हुआ जो एथेनॉल सप्लाई कर रहे हैं। एथेनॉल सप्लाई करने वाले कौन लोग हैं ये तो मुझे नहीं पता, ये झूठ बोल रहा हूँ मैं, ये कह सकते हो आप। पता तो सब कुछ है, लेकिन जाने दो उसको। हाँ, वो डिबेट अलग है। वो डिबेट अलग है। तो उनको फ़ायदा हो रहा, बाकी किसी को नहीं फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, गॉट योर पॉइंट। मुझे इंडिकेशंस बहुत सारे मिल गए हैं, बट हाँ, डेफिनेटली वो एक लंबी डिबेट है। सो अब इससे हम वापस कार्स पे चलते हैं सर। बहुत सारी कार्स इंडिया में आके फेल हो जाती हैं, बहुत सारे ब्रांड्स फेल हुए हैं। उसका क्या रीज़न रहता है? वो इंडियन मार्केट को समझ नहीं पाए जैसे। और मैं एक बोलूँगा, मेरा एक एस्पिरेशनल कार थी एक टाइम पे, आप शाम को उनके इवेंट में भी जाने वाले हैं, तो उनका एक डस्टर ब्रांड गाड़ी आई थी जिसने उस एक सेगमेंट को एक्चुअली क्रिएट किया था, और वो रेंज थी। अगर वो जिसके पास है, इसका मतलब कि वो एडवेंचर लवर और एक वो अलग क्लास बन गई थी। उन्होंने उसका नया वर्जन नहीं निकाला उस टाइम पे, अब आ रहा है आगे, तो मैंने वो देखा था थोड़ा सा कहीं पे न्यूज़, बट उन्होंने उसके वर्जन्स नहीं निकाले, उसके कोई फेसलिफ्ट्स नहीं निकाले, उसके ऊपर एनकैश नहीं किया उस ब्रांड ने। तो ये क्या रीजंस होते हैं इसके पीछे? मतलब मेरे को आज तक ये समझ नहीं आया। मैंने ये अपने डिज़ाइन वाले फ्रेंड से भी पूछा, मैं आपसे भी सेम चीज़ पूछ रहा हूँ कि ये चीज़ें क्यों नहीं कर पाते हैं हम लोग? जैसे नौसीखिए को समझ में आ रहा है, सो दे आर डूइंग रिसर्च बिहाइंड इट। एक्चुअली ध्यान समझाए, अगर ध्यान दिया जाए तो ब्रांड्स इंडिया में 2 तरह से अपनी कारें बेचते हैं। ठीक है, एक इंपोर्ट करके, हाँ जी, और एक यहाँ लोकल असेंबल करके। ठीक है, दोनों के बीच के टैक्स का डिफरेंस ह्यूज है। ठीक है, जहाँ आप इंपोर्ट करते हैं तो 115% से अबव टैक्स लगता है, नीचे नहीं, अबव लगता है। तो इंपोर्ट करना एक्सपेंसिव हो जाता है। इंपोर्ट करके आप वर्ल्ड की सबसे लेटेस्ट गाड़ी को इंपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ पे कोई डेवलपमेंट हुआ, आप तुरंत यहाँ ले आए, क्योंकि इंपोर्ट हो रहा है। दुनिया के कई कंट्रीज में इंपोर्ट होती हैं गाड़ियाँ, इंडिया में असेंबल्ड की जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर ही उसका R&D होता है, स्टील तैयार करने से लेकर पेंट करने तक, पेंट करने से लेकर इंजन फिट करने तक, इंजन मैन्युफैक्चर करने तक, सब काम इंडिया में होता है। तभी आप उसे GST के नॉर्मल दायरे में, या जो सेल्स के जो मेड इन इंडिया की डिफिनीशन है उसमें आप आते हैं। इंडिया में असेंबल करना, मैन्युफैक्चर करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, और वो इन्वेस्टमेंट तभी पूरा हो पाता है जब उसकी ROI निकल कर आए। ROI नंबर से निकल के आती है। अगर आप उसको मार्केट फिट प्रोडक्ट बनाओगे नहीं तो ROI कस्टमर आपको डिमांड एंड सप्लाई गैप से मिस हो जाएगी। यहाँ पर ब्रांड्स के साथ गलती ये हो रही है, वो प्रोडक्ट तो इंडिया में असेंबल करने के लिए प्लान कर लेते हैं, या अपने मदर प्लांट को, ब्रांड को तैयार कर लेते हैं कि ये गाड़ी हम इंडिया में बनाएंगे, लेकिन वो नंबर्स नहीं ला पाते। क्यों? क्योंकि गाड़ी को सस्ता बनाने के चक्कर में उसमें वो फीचर्स नहीं देते जिसकी कस्टमर को जरूरत है। आप वो प्रोडक्ट उसे दें, उस समय दें जब कस्टमर उसकी डिमांड कर रहा हो। आपने सनरूफ तब दिया जब कस्टमर सनरूफ वाली गाड़ियां खरीद चुका, तो अब क्यों खरीदेगा आपकी कार? समझ गए। आपने कस्टमर को पुश बटन स्टार्ट तब दिया जब पुश बटन स्टार्ट वाली गाड़ी वो खरीद चुका। तो जब आप लेट होते जाओगे
एक कार के बारे में आप डिसीजन ले रहे हो तो उसको जल्द से जल्द मैन्युफैक्चर करो, जल्द से जल्द असेंबल करो और जल्द से जल्द इंडिया में डिलीवर कर दो, क्योंकि इंडियन कंज्यूमर बहुत तेजी से बदल रहा है सर। ये ग्लोबल कंज्यूमर है, ये पुराने जमाने का इंडियन कंज्यूमर नहीं रह गया, बदल चुका है। अब हम दुनिया में देखते हैं, अच्छा वहाँ ये हो रहा है, ये हमारे पास होने चाहिए, अच्छा वहाँ ये हो रहा है, ये हमारे पास होने चाहिए। आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड में एप्पल के फ़ोन जितने बिकते हैं उससे ज़्यादा तो पहले दिन यहाँ बिक जाते हैं हमारे इंडिया में। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हम दुनिया देख रहे हैं, हम दुनिया से पीछे नहीं रह गए, हमें सब पता है। जब हमें पता है तो हमें टाइम पर दो, जो टाइम पर नहीं दे रहा है वही पिछड़ रहा है। आप एक एक चीज़ ध्यान से देखें तो जो कंपनीज इंडिया में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रही हैं, उसका रीजन ये है कि जब कस्टमर जो चीज़ मांग रहा है वो चीज़ आप उसको तब दे ही नहीं रहे हो, कि या आपके पास वो चीज़ रेडी ही नहीं है उस समय, या आप अपने मदर ब्रांड से उसको मांग नहीं पा रहे हो, या आपके पास वो काबिलियत नहीं है लोकल असेंबल करने की। और जब इंडिया में आप ROI नहीं अचीव कर पा रहे अपने पुराने प्रोडक्ट की, तो नए प्रोडक्ट्स के लिए आपका मदर ब्रांड आपको पैसे नहीं दे रहा है। अच्छा, चाहे वो है कोई भी नाम क्यों ना हो, रेनो, सिट्रॉन, निसान, जीप, होंडा, इन सभी ब्रांड के साथ प्रॉब्लम यही है कि ये सारे ब्रांड्स जो बड़े नाम है दुनिया में, स्कोडा, फॉक्सवैगन, बहुत बड़ा नाम है दुनिया में, लेकिन आप इनके प्रोडक्ट उतने बेच ही नहीं पा रहे हो कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट करें और आपको नए प्रोडक्ट बनाने के लिए परमिशन दे दे, बजट दे दे। क्यों? आप अपने प्रोडक्ट को जब बना रहे हो, तैयार कर रहे हो, तब इस बात पर गौर ही नहीं कर रहे हो, या आपका वो बना रहा है जो वहां बैठा है यूरोप में। यूरोप फिट कार इंडिया फिट नहीं हो सकती, इंडिया फिट कार यूरोप फिट नहीं हो सकती। अगर आप इंडिया में इंडिया फिट कार बनाओगे तभी इंडिया में बिकेगी, वरना बाकी दुनिया में तो बिकेगी, इंडिया में फेल हो जाएगी, होना उसका तय है। प्रॉब्लम यही है, अधिकतर ब्रांड इंटरनेशनली फिट प्रोडक्ट बना के बैठे आते हैं और सोचते हैं इंडिया में भी बेच के दिखाओ, तो इंडियन मैनेजर्स उसे नहीं बेच पाते क्योंकि वो इंडियन फिट नहीं है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। दूसरा, ये नसीब की बात है कि हमारे यहाँ राइट हैंड ड्राइव वाले गाड़ियाँ चलती हैं, तो लेफ्ट हैंड ड्राइव पूरे वर्ल्ड में चलती हैं, तो उस पर तो R&D बहुत जल्दी हो जाती है, राइट हैंड ड्राइव मारा जाता है बीच में। क्योंकि मार्केट छोटा है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, UK, थाईलैंड, गिना चुना, इंडोनेशिया, ये गिना चुना मार्केट है छोटा सा, एशियन साइड पे ज़्यादा, हाँ, जहाँ पर राइट हैंड ड्राइव गाड़ियाँ चलती हैं। तो इसलिए उस पर रिसर्च भी कम हो रही है। असली रीजन ये है कि मार्केट फिट प्रोडक्ट सही टाइम पर ना देना इनकी बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, या ये कह सकते हैं आज जो सर्वे रिपोर्ट बनी कि ये फीचर्स चाहिए, उस सर्वे रिपोर्ट का रिजल्ट आ रहा है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होके 6 साल बाद। 6 साल तक तो कस्टमर की डिमांड अब नहीं होगी, बदल गए, जनरेशन बदल जाती है। ओके, सो आपके पास खबर होगी सर, तो अगर हम कहें 2025 में और ऐसी कौन सी 5 या 6 गाड़ियाँ आ रही हैं विच आर लाइक एस्पिरेशनल और जिसकी वेट करनी चाहिए कंज्यूमर को, वन पार्ट, और बहुत सारे ब्रांड्स भी आ रहे हैं, जैसे आई थिंक विनफास्ट, अभी रिसेंटली उसका ऐड भी देखा था और ऑटो एक्सपो पे भी थे वो लोग। कौन कौन से ब्रांड्स अभी आ रहे हैं जिसकी हमको वेट करनी चाहिए एक्चुअली? देखिए, विनफास्ट डेफिनेटली आ रहा है, मैं उनका वियतनाम प्लांट भी देख चुका हूँ, वहाँ पे गाड़ियाँ भी चला चुका हूँ उनकी। अच्छा जी, हाँ, वाओ। और जब इतने मैं विनफास्ट को अच्छे समझता हूँ तो मैं ये जानता हूँ इंडिया में जिन 2 प्रोडक्ट्स के साथ अभी आ रहे हैं, डीलर्स अपॉइंटमेंट चल रहा है उनका, ऑलरेडी फैक्ट्री स्टार्ट हो चुकी है, प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। किसी भी दिन वो अनाउंस कर देंगे कि कल से गाड़ियाँ हमारी आप खरीद सकते हैं, बुकिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी है ऑलरेडी। ओके, तो उनका आना कंफर्म हो गया। VF6, VF7 2 गाड़ियाँ वो इस साल 2025 में लॉन्च कर देंगे। ठीक है। अब इसके बाद जो अगली कहानी है वो है Hyundai। Hyundai अपनी एक अपडेटेड वेन्यू को लेके आ रहा है। ठीक है। किया अपनी सेल्टॉस को लेके आ रहा है इसी साल। टाटा अपनी सियरा को इसी साल लेके आ रहा है। ला रहा है सियरा को, इसी साल ला रहा है। महिंद्रा अपनी बोलेरो को इस साल के अंत में दिखाएगा। नियो जो है, पता नहीं क्या नाम होगा, अच्छा ठीक है, उनकी मर्जी है, वो जो चाहे नाम रख दें, शायद वो भी उसका नाम कारगुरु रख दें तो बड़ा अच्छा लगेगा। मजाक की बात, ठीक है, वो उनका राइट है, वो क्या नाम रखते हैं, हम उन्हें यही कह सकते हैं कि वो शायद बोलेरो का हुआ। लेकिन वो बोलेरो से बंद करेंगे, मुझे लगता नहीं कि बंद करेंगे, वो एक नई बोलेरो दे देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने बाकी कारों के साथ किया, स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन। तो एक नई गाड़ी वो आ रही है। ये गाड़ी इन ब्रांड्स की तरफ से है। MG अपनी मैजेस्टर लेके आ रहा है, जो कभी ग्लॉस्टर के नाम से हम जानते थे, वो लेके आ रहा है। और स्कोडा फॉक्सवैगन के पास इस साल कुछ नहीं है, हमेशा ये है। सिट्रोन के पास भी इस साल कुछ नहीं है। जीप के पास इस साल भी कुछ नहीं है।
और अब क्या क्या बचा, रेनो उसके पास भी इस साल कुछ नहीं है, निसान उसके पास भी इस साल कुछ नहीं है, सर यानी ये सब लोग साथ बैठे रहेंगे। मेन ब्रांड मारुति। मारुति 2 प्रोडक्ट हैं उसके तैयार, एक अच्छा। है एस्कूडो जो कि शायद 1 सितंबर को लॉन्च होगा, अच्छा। और अगला प्रोडक्ट है विटारा जो कि शायद इस साल के अंत तक या अगले साल जनवरी में लॉन्च किया जाएगा। ई विटारा, ओके। हालांकि उसके लिए अप्रैल टाइमलाइन थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो उसे सही टाइम पर नहीं ला पाए। अच्छा। एक और कार आ रही है, वो है थार थ्रीडो जो 1 सितंबर को आ रही है। थार 3 डोर। हाँ, वो अपडेटेड थार होगी जिसका फ्रंट लुक बदल रहा है और इंटीरियर में भी काफ़ी नए म्यूजिक सिस्टम वगैरह ऐड हो रहे हैं, जो ओह। कमियां थी वो दूर हो रही हैं उसकी काफ़ी। बट थ्री डोर अभी बिक रही है उनकी? थ्रीडो अभी भी ज़्यादा बिक रही है, अभी उसकी भी वजह ज़्यादा? प्राइसिंग है। अच्छा, ओके, फेयर इनफ। ये नंबर्स नहीं हैं हमारे पास में जितना आपके पास होते हैं। तो सर आज बहुत सारा ज्ञान मिला आपसे, होपफुली हम लोग भी उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे इसमें। और थैंक्स फॉर कमिंग वंस अगेन। एंड हम कुछ और एक नया टॉपिक डेफिनेटली प्लान आउट करते हैं सर, और थोड़े टाइम में एक और सेशन रखते हैं आपके साथ में। और आप कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं व्यूअर्स को, तो वी वुड लव टू हैव दैट सर। व्यूअर्स को मैसेज देना बड़े लोगों का काम है, अच्छा, मैं थोड़ा ऐसे ही रह लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। सेफ चलिए, ये ज़रूरी मैसेज है, ठीक है। क्योंकि इंडिया की रोड पे जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उसकी वजह गाड़ियाँ, बाइक, ट्रक, ये सब नहीं है, ड्राइविंग है। ओके। अगर ये सुधर जाएगा तो हम सुधर जाएंगे। मेरे एक बड़े पुराने जर्नलिस्ट मित्र हैं जो कहते थे कि जिस तरह से नोटबंदी हुई है, इस तरह से लाइसेंस बंदी होनी चाहिए, सबके ड्राइविंग लाइसेंस एक रात में कैंसिल होने चाहिए। अगली बार उनको तभी लाइसेंस दिया जाए जब वो सारे पैरामीटर इंटरनेशनल लेवल के पास कर सकें, तब आप उनको ड्राइविंग लाइसेंस दीजिए, भले रोड जाम हो जाए इंडिया की, Oh लेकिन God. ऐसे दीजिए, तभी आप ये जो नंबर्स हैं वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट के, इन्हें बचा पाएंगे। प्लीज़ अपनी ड्राइविंग को मेंटेन कीजिए, उसे बेहतर बनाइए। ये ज़्यादा अच्छी क्रैश टेस्ट रेटिंग, इन सब चक्करों से एक्चुअल में आप अपने आप को सेफ नहीं कर रहे हैं, आप अपना खुद को भटका रहे हैं। तो आप जितने लोग अपनी ड्राइविंग बेहतर कर पाएंगे, वो अपनी गलती से भी बचाव कर लेंगे और सामने वाली गलती से भी अपने आप को बचा पाएंगे। ट्रू। अगर आप एक्टिव नहीं है, आपका ध्यान भटकता है, ड्राइव मत कीजिए। बस केवल इतना, शायद यही सेफ बनाएगा इंडिया को। बिल्कुल सर। थैंक्स फॉर कमिंग वंस अगेन सर। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।